हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आई एम अंजू। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। DSSS का पेपर कर रहे थे हम। 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, जिसने नहीं देखे देख लेना। 3rd पार्ट करेंगे आज हम। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 कैटेगरी होती है इनकी। कैपिटल मीन्स जिनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक हमें मिलता है। जैसे आपने फर्नीचर लिया आज, ठीक है, आज लिया तो ये तो नहीं है कि 6 मंथ में ही फर्नीचर वगैरह कंज्यूम हो जाता है। 5-6 साल चलता है, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलता है। रिवेन्यू, कोई चीज ली, उसका बेनिफिट उसी ईयर में कंज्यूम हो जाता है। डेफर्ड मीन्स इनके बीच का हो जाता है। देखो, 20,000 स्पेंट ऑन सम मेजर अल्टरेशन टू थिएटर विच मेड इट मोर कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, देखो मेजर अल्टरेशन हुई है थिएटर में, तो ये नेचर का हो गया कैपिटल का। 4,000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग में प्लांट एंड मशीनरी को एक जगह से हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट करके उसे री इंस्टॉल कहीं और इंस्टॉल कर दिया न्यू साइट पे। ठीक है, अभी करते हैं ये। 2,000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑन मशीनरी। रिपेयर ऑफ मशीनरी पे हमने लगाया। रिपेयर, देखो रिपेयर रूटीन नेचर का होगा, रिपेयर करते रहते हैं, तो ये आ जाएगा रिवेन्यू। 60,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू में क्या आता है? जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट, आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसका बेनिफिट क्या है? आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। ठीक है, आपने आज एडवर्टाइजमेंट की, काफी पैसा लगा दिया, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। 2-3 साल तक बेनिफिट मिलता है इसका हैवी एडवर्टाइजमेंट का, तो वो डेफर्ड में आती है। ऐसे आपने आज लगाया, यहाँ से हटाया। ठीक है, देखो अगर पहली बार लगाते हैं, ध्यान रखना, अगर पहली बार हम प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो हम उसको कैपिटल नेचर का ही मानते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं करवा रहा, फर्स्ट टाइम नहीं लग रही। यहाँ पे देखो डिसमेंटलिंग कह रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट हो रही है, फिर री इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, अगर पहली बार होता तो कैपिटल होता। अब पहली बार नहीं है, तो अब क्या आ जाएगा? ये DRE आ जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। Which of these a kind of company categorized on the basis of liability of shareholder or members? देखो, लाइबिलिटी है शेयर होल्डर या मेंबर की, उसके बेस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। देखो दो ही होती है मेनली, या तो लिमिटेड या अनलिमिटेड। या तो लिमिटेड होएगी या क्या होएगी? अनलिमिटेड। लिमिटेड में भी 2 हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। जितने लिमिटेड है शेयर्स की जो वैल्यू है, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 10 रुपए की बनेगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर आपने गारंटी दी है, 500 रुपए की गारंटी है, तो 500 तक आपकी लाइबिलिटी बनेगी। अनलिमिटेड मीन्स जिसमें आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी के बेस पे कौन सी है? या तो लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अनलिमिटेड। ये प्राइवेट, ये पब्लिक के उसके बेस पे आती है, मेंबरशिप के बेस पे, पर्सन के बेस पे। Which of the following ratio does come under activity और operating ratio? देखो, एक्टिविटी और ऑपरेटिंग रेशियो, ये DSSS के पहले जो प्रीवियस पेपर देख रहा हूँ उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। करंट रेशियो कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी रेशियो में आ जाएगी करंट। प्रोप्राइटरी रेशियो, ये शायद यही था, प्रोप्राइटरी रेशियो का आया हुआ था DSSS का प्रीवियस पेपर देखना, इसी से रिलेटेड आया हुआ था। क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों सेम में आएंगी। प्रोप्राइटरी रेशियो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में, इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी कह सकते हैं। और इन्वेंट्री टर्नओवर, जितनी भी टर्नओवर की रेशियो है, वो एक्टिविटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी इनको कहते हैं। देखिए एक चार्ट है ये, इस चार्ट से सब क्लियर हो जाएगा। देखो लिक्विडिटी रेशियो है, या इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी कह देते हैं। इसमें करंट और क्विक, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी है। लिवरेज रेशियो में इसको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी भी कह देते हैं। डेट और इक्विटी के बारे में बताएगी प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो ये एक्टिविटी रेशियो भी, एफिशिएंसी रेशियो भी, इसी को टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं। टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, देखो हमारा क्वेश्चन में ये था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन थी। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो गिवन थी, और ये दोनों थी। ठीक है, ये दोनों थी, दोनों लिक्विडिटी में आ गई, ये लिवरेज में आ गई, और ये किस में आएगी? इसमें टर्नओवर, एक्टिविटी या एफिशिएंसी में।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कौन सा कॉस्टिंग का मेथड नहीं है? कॉस्टिंग मीन्स जिसमें कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। इन तीनों में क्या करते हैं हम? कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ये मैं करवा भी चुकी हूँ, जॉब कॉस्टिंग और ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये DSSS के प्रीवियस पेपर देख लेना आप, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये नहीं है, ये क्या है? एक टेक्निक है कॉस्टिंग की, ये मेथड नहीं है, ये एक टेक्निक है। A company forfeited 400 equity shares of ₹10 each, issued at a discount of 10% for non-payment of 2 calls of ₹2 each. देखो, नॉन पेमेंट ऑफ 2 calls, 2 each, 2 calls नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी वो भी 2 की थी, सेकंड कॉल नहीं दी वो भी कितने की थी? 2 रुपीज़ की थी। 2 रुपीज़ की, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया 4 रुपीज़, उसने नहीं दिया। कितने का शेयर है? 10 का शेयर है, 10 में से 4 तो दिया नहीं, रह गए 6। उसके बाद कह रहा है 10% डिस्काउंट, 10 का 10% डिस्काउंट 1 रुपीज़ डिस्काउंट होगी, तो उसने कितने पैसे दिए? 5 रुपये दिए। और शेयर कितने हैं? 400 शेयर्स हैं, इंटू 5, ये आ जाएगा 2000। ये किस में जाएगा? 2000, ये आंसर आएगा, ठीक है। फोर फीचर में कितना जाएगा? 2000, ये गलत आंसर है, ये आएगा। इट इज ए पॉपुलर टेक्निक फॉर जनरेटिंग न्यू आइडिया। भाई नया आइडिया जनरेट कर रहे हो आप, एक पॉपुलर टेक्निक है। कौन सी? ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर, जिसमें क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ बैठते हैं। जनरेट मैनी बिजनेस आइडिया एज पॉसिबल, वन आइडिया लीड्स टू अनदर, विच इज दिस टेक्निक। देखो इसमें क्या होता है, काफी सारे लोग बैठ गए जैसे, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल बिठा दिया हमने, और वो क्या करेंगे? किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने आइडिया देंगे। क्या देंगे? अपने सजेशन या आइडिया देंगे। तो हमारा काम यहाँ पे क्या होता है? आइडिया, जितने आइडिया आते हैं उन सब आइडिया को हम कलेक्ट करते हैं। जितने भी आइडिया आ रहे हैं, हम यहाँ क्वालिटी नहीं देखते किसने कितना अच्छा आइडिया दिया, कितना बुरा दिया, हमें सिर्फ आइडिया से मतलब है। हम यहाँ क्वांटिटी देखते हैं, जितने मैक्सिमम आइडिया होते हैं हम वो आइडिया यहाँ से लेते हैं, ठीक है। इससे क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसके थ्रू कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई न्यू इन्वेंशन या कोई न्यू आइडिया भी जनरेट हो सकता है। इसको, इस टेक्निक को कहते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। देखो ब्रेन आइडिया कहाँ से आते हैं? ब्रेन से आते हैं ना, और बहुत सारे आइडिया ले रहे हैं, स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग यही टेक्निक है, जनरेटिंग आइडिया एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई, या वैसे ही आइडिया जनरेट कर सकते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई नया हम कुछ करना चाहते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे उनके माइंड में आइडिया आते हैं वो दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स की बात कर रहा है, मीन्स ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा है, ठीक है। पहले तो इसके मॉडल देखो, इसके मॉडल कौन से हो सकते हैं? ई कॉमर्स के 4 ट्रेडिशनल मॉडल हैं इसके। बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, बिजनेस टू बिजनेस, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है ये। बिजनेस टू बिजनेस हो सकते हैं, C2B बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है, C2C कंज्यूमर टू, ये मॉडल है, ठीक है। अब पूछ रखा है, सिंपल क्वेश्चन है ये, वैसे ही देखने से ही आ जाएगा। ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है। देखो ऑप्शन ही बता रहा है, ये वाटरमेलन फार्मर एडवर्टाइज हिज वाटरमेलन ऑनलाइन, ठीक है। तो इस पे, इससे ही पता चल रहा है। मॉडल्स मैंने इसलिए बता दिए, हो सकता है आपकी बार ये क्वेश्चन आया है तो अगली बार पूछ ले कौन सा मॉडल है बिजनेस का, ई कॉमर्स का, और कौन सा मॉडल नहीं है। Which of the following statement is false in relation to consignment? कौन सी है? फॉल्स इंफॉर्मेशन पूछ रखी है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। देखो कंसाइनमेंट में 2 यूज होते हैं हमारे, कंसाइनर और कंसाइनी। देखो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको अपने गुड्स को बेचना है, ठीक है, तो ये खुद से दर्दी नहीं ले रहा, ये है कंसाइनर। इसने क्या किया? इसने बात की किससे? एक और पर्सन जिसका नाम है कंसाइनी। इसने कंसाइनी को कहा कि आप मेरा गुड्स भेज दीजिए। कंसाइनी ने कहा ठीक है जी, आप गुड्स भेजिए। ये गुड्स भेज देगा इसके पास। तो ये जो है ये होता है प्रिंसिपल। कंसाइनर किसका एज ए रोल प्ले कर रहा है? प्रिंसिपल का। गुड्स इसी का है, ये इसको सेल करने के लिए भेज रहा है कि आप आगे सेल करिए, ठीक है। तो ये किसका तरह काम करेगा? एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये कंसाइनी क्या होता है? एजेंट होता है। एजेंट है तो इसका मतलब ये ओनर नहीं है। ओनर कौन है? गुड्स का ओनर ये होता है, ये ओनरशिप नहीं लेगा, गुड्स को सेल करेगा। जब गुड्स सेल हो जाएंगी तो ये इसको क्या भेज देगा? गुड्स की जो पैसे हैं वो भेज देगा, प्लस में अपनी कमीशन ले लेगा ये,
अपनी कमीशन जो इसने गुड सेल किया ऐसे थोड़ा ना सेल करेगा, तो अपनी ये कमीशन चार्ज कर लेगा। अगर कोई खर्चा वगैरह कर दिया कंसाइनिंग तो वो भी चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो कंसाइनमेंट प्रोसेस में क्या होता है, गुड्स भेजेगा कंसाइनर कंसाइनी को, ठीक है। जो भेज रहा है उसे कंसाइनर कहेंगे, जिसके पास गुड्स भेजी जा रही हैं, जिसको गुड्स मिल रही हैं, वो होता है कंसाइनी, ठीक है। इसमें जो कंसाइनर जो होता है वो क्या होता है, ओनर होता है, और कंसाइनी क्या होता है, सिंपल एजेंट होता है। वो गुड ओनरशिप उसके पास नहीं होती, ओनरशिप कंसाइनर के पास रहती है। अब फॉल्स कह रहा है, अब आप बता सकते हो, द कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर, does not become the debtor of consignor on receipt of goods. The legal ownership and title of goods is not transferred to consignee, ठीक है। अभी देखो दोनों देखो, द कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर, देखो जब उसने ओनरशिप ही नहीं ली तो डेटर तो वैसे ही नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप कंसाइनर के पास है। द लीगल एंड टाइटल ऑफ गुड्स नॉट ट्रांसफर, देखो टाइटल गुड्स को हम ट्रांसफर ओनरशिप कर ही नहीं रहे, वो भी कंसाइनर के पास रहेगी, कंसाइनी के पास कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा ठीक है, नोट ट्रांसफर ये भी हमारा ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी, हाँ कैसा रिलेशनशिप है, वो प्रिंसिपल और उसका एजेंट का रिलेशनशिप है, ये भी सही है। तो डिस्पैच गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स, नहीं उसको हम सेल नहीं मानते, अगर सेल मानते तो हमारा सेल मानते, देखो तो हमारा डेटर भी बन जाता, फिर हमारा एजेंट भी नहीं होता, तो सेल नहीं मानते, इसलिए तो ये सारे सही हैं। देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा, आप सेल मानते हो, ठीक है, तो ये डेटर सेल पे ही तो होते हैं, तो यहाँ पे तो नोट कह रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगर नहीं भी आता तो देखो कई बार क्या होता है, नहीं भी आते हमें क्वेश्चन, तो थोड़े थोड़े मैच करने की कोशिश किया करो। अगर यहाँ पे देखो सेल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है आपस में, देखो ठीक है। फिर अगर सेल मान रहे हैं तो एजेंट भी नहीं हो सकता, वो देखो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट है आपस में, ठीक है। अगर सेल मान रहे हैं तो फिर ट्रांसफर तो होगी ही होगी, ठीक है। देखो तो अगर नहीं भी आता है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो मे भी आंसर मिल जाए, तो हमारा ये आंसर होगा। विच ऑफ दिस बुक इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, से कौन सी बुक रिलेटेड नहीं है। देखो स्टॉक होता है जिसमें स्टॉक का ट्रांजैक्शन होगा, स्टॉक आने का जाने का, स्टॉक की एंट्री। मिनट्स बुक की होती है जब कंपनी की मीटिंग्स होती है तो उसके की पॉइंट नोट किए जाते हैं, वो मिनट्स बुक्स में किए जाते हैं। मेंबर्स के नाम होते हैं मेंबर रजिस्टर्स, ठीक है। जो इसमें से क्या नहीं है वो है डोनेशन बुक्स, इजी क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि ये तीनों एक साइड जा रहे हैं, ये एक साइड जा रहा है। डैश इज ऑल्सो रेफर टू एज ई वेबसाइट, ई वेबसाइट मीन्स आप ऑनलाइन बात कर रहे हो जैसे अमेजोन की, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम वेरियस सेलर, उस पर देखो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आप लिखा होता है नीचे सोल्ड बाय ये सेलर, सोल्ड बाय ये सेलर, होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स, ठीक है। और 24 कभी भी आप ऑर्डर करते हो, रात को 11 बजे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो बेस्ट इफेक्टिव सेल्स ये क्या है, एक तरह से ई शॉपिंग है, ई शॉपिंग। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, देखो जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब 2 पर्सन या 2 या 3 जब मिलके बिजनेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलरली ये प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इनका जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे ए पर्सन है एक बी पर्सन है, ठीक है, ए और बी हैं जॉइंट वेंचर में मिले, जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने किसी प्रोजेक्ट को बनाने का, तो ए जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहा है अलग से, बी ज्वाइंट वेंचर बना रहा है अलग से, ज्वाइंट वेंचर में अपने इनकम और एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, ये इनकम और एक्सपेंसेस दिखा रहा है, तो हमें टोटल ज्वाइंट वेंचर से कितना बेनिफिट हुआ ये कैसे पता लगेगा, ये तो सेपरेट सेपरेट है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी स्टेटमेंट इसको भेज सकता है, ये अपनी स्टेटमेंट इसको भेज सकता है, तो एक बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट, जो क्या बताता है, ज्वाइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट क्या बताएगा, ये बताएगा एस्टिमेट द प्रॉफिट और लॉस और ज्वाइंट वेंचर से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताएगा। देखो प्रॉफिट और लॉस जानना तो बहुत जरूरी होता है, वरना फायदा ही नहीं है बिजनेस करने का। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमें किससे पता चलेगा, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर से पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम को वेंचर, नहीं, जो हम मेमोरेंडम बताएंगे ज्वाइंट वेंचर वो बताएगा प्रॉफिट और लॉस। A bill drawn on June 16 for a period of 30 days and unfortunately July 19 is a public holiday, then what will be the maturity date of the bill, maturity date क्या है बिल की, देखो 16 जून 16 को लिखा गया है ये बिल, यहीं पे कर देती हूँ, देखो बिल लिखा गया है जून 16 को। देखो कई बार तो बात करता है मंथ की, कई बार बात करता है डेज की, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे डेज की बात हो रही है, ठीक है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं, जुलाई में कितने होते हैं 31 डे,
ठीक है, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जुलाई में, तो इसीलिए डे के अकॉर्डिंग कह रहा है तो डे के अकॉर्डिंग देख लो, अगर मंथ के अकॉर्डिंग कह रहा है तो मंथ के अकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि फिर हम मंथ पूरा कंसिडर करेंगे। अगर डे के अकॉर्डिंग तो हमें ये एक भी देखना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा डे है। तो 16 जून हो गया, उसके बाद देखो 17, 18 ऐसे 19, 20, ठीक है, 21, तो ये 30 जून हो गया। ठीक है, 30 जून हो गया, 14 दिन मिल गए हमें। और 30 दिन की बात कर रहा है, 16 दिन ले लो जुलाई के, जुलाई के 16, तो 16 जुलाई को पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन हम 16 जुलाई को पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या जोड़ते हैं, प्लस में 3 डेज जोड़ते हैं ग्रेस के। ये मैंने बिल ऑफ उसमें करवाया भी था, बिल ऑफ जब एक्सचेंज का करवाया था तो मैंने टॉपिक करवा रखा है, 3 डेज किसके जोड़ेंगे, ग्रेस के। तो पेमेंट कब होती है, 19 जुलाई को होगी। लेकिन 19 जुलाई को क्या कह रहा है, ये पब्लिक हॉलीडे कह रहा है। पब्लिक हॉलीडे का मतलब है ये छुट्टी सभी को पता है, सभी को पता है, तो पेमेंट कब हो जाती है, एक दिन पहले हो जाएगी। पेमेंट होगी 18 जुलाई को, ये मैं करवा भी चुकी हूँ डिटेल में। नेक्स्ट है ई कैश इज नोट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम। देखो ई कैश, ठीक है, कैश ऑनलाइन आ रहा है या जा रहा है, ऑनलाइन। ठीक है, देखो ई कैश का मतलब कैश ऑनलाइन आ रहा है जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी, देखो नाम में करेंसी है, कैश यूज हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे कंपनीज हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी तो करती हैं वो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी करती हैं, तो वो क्या करती है, अपने साइन करती हैं। तो ऑनलाइन साइन करने के लिए क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर बना लेती है वो। ठीक है, तो पैसा जा रहा है तो भी साइन होंगे, डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी कैश ई कैश में आ जाता है। लेकिन जो डिजिटल नेम देखो ये डिफरेंट ही लग रहा है सबसे, जो सबसे डिफरेंट लग रहा है आंसर वही हो जाता है। ठीक है, जो सबसे डिफरेंट लग रहा हो वो आंसर बन जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। देखो रिस्क टू टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है अनसिस्टमैटिक। देखो एक सिस्टमैटिक होता है, एक अनसिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक जो होता है जो अनकंट्रोलेबल, जो अनकंट्रोलेबल होता है या अनअवॉइडेबल होता है, जिसपे किसी एक फर्म का बस नहीं है, एक फर्म के अंडर में नहीं है। जो अनसिस्टमेटिक जो एक फर्म के अंडर में है, जिसको वो अवॉइड कर सकती है, ये अनअवॉइडेबल होता है, आप इससे बच नहीं सकते हो। जैसे मार्केट रिस्क है, अब जो बिजनेसमैन है वो मार्केट पे थोड़ा ना कुछ, जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, बिजनेस काफी बंद भी हो गए, तो मार्केट रिस्क, मार्केट है या कुछ अनसर्टेन कुछ हो जाए तो उस पर किसी का भी बस नहीं होता, वो सिस्टमेटिक में आ जाता है। जैसे मार्केट रिस्क है, इंटरेस्ट रिस्क हो गया, परचेजिंग पावर रिस्क, ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट और परचेजिंग पावर रिस्क है। और अनसिस्टमेटिक में क्या आएगा, बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, तो अब इसमें देखो इंटरेस्ट, परचेजिंग, मार्केट रिस्क हमने कर दिया, जो नहीं करा वो था इन्फ्लेशन रिस्क। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है। This is a basic concept of accounting. According to this concept, every business transaction has a two-fold effect. देखो ये तो इजी है, ये तो हमने प्लस वन में सबसे पहले हमने पढ़ाई यही था कि हर ट्रांजैक्शन के टू साइड होते हैं, वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट। ठीक है, इसी को ड्यूल एस्पेक्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल मीन्स टू, जिसके टू होते हैं। देखो लिखा भी है, पढ़ लेना इसको एक बार। सेपरेट का मतलब क्या है, ओनर अलग है और बिजनेसमैन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ड्यूल का मतलब पढ़ लिया, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। मनी मेजरमेंट, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं वो चीज दिखाएंगे, जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते वो नहीं दिखाएंगे। जैसे टू मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हो गया, जबरदस्त झगड़ा हुआ अभी दो मैनेजर के बीच में, ठीक है, तो हम उसको अकाउंट्स में हमने आज तक तो नहीं दिखाया कभी, तो हम दिखाते ही नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रूफ। जैसे हम वाउचर वगैरह होते हैं, एविडेंस। जो अकाउंट्स में जर्नल एंट्री होती है, प्लस वन में पढ़ाई होगा आपने, जर्नल एंट्री होती है वो किस बेस पे होती हैं, वाउचर के बेस पे होती हैं, प्रूफ के बेस में होती हैं। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं वहां पे हम। अब नेक्स्ट है, लोडिंग इज यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन ऑल सच आइटम्स व्हिच आर रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस प्राइस इन द। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट का ये दूसरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक पहले ऊपर का हमने एक ही आ गया। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ दोज आइटम्स, इसमें से क्या नहीं है। लोडिंग क्या होता है, पहले तो देखो क्वेश्चन जब भी सोल्व होगा जब पता होगा लोडिंग क्या होता है। अगर लोडिंग ही नहीं पता तो हमें इसको सोल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। ठीक है, इसको सोल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे लोडिंग पता चल जाएगा, देखना फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये हमने कंसाइनर क्या, कंसाइनी क्या, ऊपर हमने कर लिया। अब कंसाइनर क्या करता है, गुड्स भेजेगा, किसको, कंसाइनी को भेजेगा। तो वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस में सेंड इट एट ए प्राइस हायर देन द कॉस्ट। वो ऐसा कर सकता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे हायर प्राइस में उसको सेंड करेगा। उसी प्राइस को, जिस प्राइस में वो सेंड कर रहा है हायर प्राइस, उसको प्राइस को हम क्या कहते हैं, जो टोटल प्राइस हो गया कॉस्ट वाला प्लस हायर प्राइस, उन दोनों को मिला के वो बन गया इनवॉइस प्राइस बन गया हमारा। देखो एग्जाम्पल से समझो, सिंपल लैंग्वेज में, मैं कंसाइनर,
ठीक है, मैं कंसाइनर, आप कंसाइनी, मैंने आपको कहा कि मेरा गुड्स सेल कर देना, आपने कहा जी कर देंगे। तो मेरी कॉस्ट कितनी आई थी, 10 रुपए गुड्स की थी। मैंने क्या किया, मैंने आपको 12 में से भेज दिया वो, मैंने कहा जी इसका प्राइस 12 है, 12 में आपके पास भेज दिया। तो ये मेरा इनवॉइस प्राइस हो गया 12। जो मैंने 10 रुपीज़ का 12 में 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, वो एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं, लोडिंग। वो एक्स्ट्रा क्या हो गया, लोडिंग। यही लोडिंग है जो एक्स्ट्रा प्राइस, हायर प्राइस, बढ़ा हुआ प्राइस होता है, ठीक है, उसको लोडिंग कहते हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस मेरी क्या थी, 10 थी, एंड द इनवॉइस प्राइस मेरी क्या थी, 12 थी। तो उनका डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो वो क्या हो गया, लोडिंग या क्या कह सकते हो, हायर प्राइस ओवर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। अब देखो, सिर्फ लोडिंग से ही आपका काम चल जाएगा। देखो अब विच ऑफ दीज इज नोट द, कौन सी आइटम है, देखो अब देखो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने कंसाइनमेंट पे भेजा, बिल्कुल लोडिंग पे भेजा होगा, ठीक है, हो गया ये। गुड्स रिटर्न, अब कंसाइनी ने अगर रिटर्न किया तो 12 में ही रिटर्न करेगा, इसमें भी लोडिंग ऐड हो गया। ओपनिंग स्टॉक है तो इसमें भी लोडिंग हो गया, तो किसमें लोडिंग नहीं होगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, जो एक्सपेंस कर रहा है उसमें लोडिंग ऐड नहीं। ठीक है, देखो सिर्फ एक लोडिंग मीनिंग से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। विच इज नॉट ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, विच इज नॉट, कौन सी नहीं है इनमें से। वैसे तो अब इसमें आंसर मेंशन ही है, मुझे ना ऐसे मजा नहीं आता सही बताऊं तो करवाने का, आपको आंसर पहले ही पता चल जाते हैं। चलो देखो, क्योंकि इसमें ना अगर मैं इसको भी हटा भी देती ना, इसको भी, तो ये रेड और ग्रीन है, इससे भी आपको पता तो चल ही जाता कि ये आंसर है। देखो डाउन कॉस्ट नहीं है, डाउन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को डाउन करना, यानी कि कॉस्ट को कम कर रहे हो, कॉस्ट को कट कर रहे हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट थोड़ा ना है, कॉस्ट को कम कर रहे हो तो ना डायरेक्ट में आएगी ना इनडायरेक्ट में आएगी। ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट कॉस्ट, ऑन कॉस्ट क्या है, देखो ओवरहेड कॉस्ट सबको पता है, जो डायरेक्ट उसमें हम करते भी हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है ओवरहेड कॉस्ट होगी वो। ऑन कॉस्ट क्या होती है, जैसे मैंने किसी इंप्लॉइज को रखा तो उसको सैलरी के साथ साथ एडिशनल चीजें, एडिशनल कॉस्ट होती है, जो जैसे मैंने कोई एग्जांपल है, जैसे मैंने कोई इंप्लॉइज को रखा तो उसको जब वो पेंशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो एडिशनल कॉस्ट हो जाती है वो ऑन कॉस्ट हो जाती है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या है, ये देखो ये लिख रखा है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या होती है, अंडरटेकिंग एज ए होल, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट टैक्स, ये सारी होगी सप्लीमेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, तो हमारी डाउन कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है, डाउन मीन्स कॉस्ट को कम करना, थोड़ा सा तो कम मार सकते हो। वट आर द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी एट लार्ज, देखो ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस से लगा लो, ठीक है, सिंपल वर्ड में लगा लो, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ई, देखो ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, एग्जाम्पल ले लो, अमेजोन का ही ले लिया करो, ठीक है, अमेजोन का एग्जांपल ले लो, इसको अमेजोन मान के चलो। ई कॉमर्स अनेबल मोर इंडिविजुअल टू वर्क एट होम, टू डू लेस ट्रैवलिंग फॉर शॉपिंग, रिजल्टिंग इन, देखो भाई आपको बुक ऑर्डर करनी है एक, ठीक है, आपने एक ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर दी, आप ऑनलाइन बुक ऑर्डर किया, मार्केट में जाओगे, नहीं जाओगे, साथ में गाड़ी लेके जाते, गाड़ी भी नहीं लेके जाओगे, ट्रैफिक भी कम हो गया, ट्रैफिक कम तो पोल्यूशन भी कम हो गया। ठीक है, बेनिफिट है ये। ई कॉमर्स अनेबल पब्लिक टू शॉप और टू डू अदर ट्रांजेक्शन 24 आवर्स इन डे, ठीक है भाई, रात के 11 बजे भी मैंने जैसे पहले बताया ऑर्डर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबिलिटी फॉर क्रिएशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस, ठीक है, आपका हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस बन गया। आजकल तो सारा ऑनलाइन ही सिस्टम हो रहा है, जब से ये कोरोना आया तो ऑनलाइन बिजनेस और भी बढ़ गया है। ई कॉमर्स अनेबल्स पीपल इन रूरल एरिया टू एंजॉय प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आर नॉट अवेलेबल टू देम, देखो भाई इनको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, इनको बेनिफिट मिल रहा है रूरल एरिया वालों को, क्योंकि इनको मार्केट दूर पड़ती थी, या जो प्रोडक्ट इनको नहीं मिल पाते थे इनके आसपास में, क्योंकि रूरल एरिया है, तो ये ऑनलाइन बाय कर सकते हैं वो प्रोडक्ट भी जो इनके आसपास नहीं थे। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स पीपल विद मोर चॉइसेस, बिल्कुल देखो भी अमेजोन में जाते हो, ठीक है, तो आपने एक किसी बुक ले लिया, आपने बिजनेस मैनेजमेंट की बुक लिखी, ठीक है, आपको वो सर्च करनी है, तो आप देखोगे कौन कौन से राइटर की है, ठीक है, मैं तो ऐसे करती हूँ, कौन कौन से राइटर के, फिर मैं देखती हूँ किसको कितने स्टार मिले हुए हैं, या किसको ज़्यादा स्टार मिले हुए हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। फिर रिव्यू देखते हैं हम इसके, स्टार के साथ साथ रिव्यू भी कि जिन लोगों ने ली हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पास पूरी चॉइसेस होती हैं हमारे पास, एक चीज़ की कितने कितने टाइप्स होते हैं, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन देखो अब ये कह रहा है कि ई कॉमर्स के बेनिफिट तो देखो सारे ही हैं, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ी सी यहाँ पे है, इसने क्या कह दिया, सोसाइटी एट लार्ज, वो हमें पॉइंट बताने, वैसे तो सारे ही पॉइंट हैं, ठीक है, मोस्टली बच्चों ने ये कर भी दिया होगा, 1 2 3 4 5, कुछ काफी बच्चों ने ये भी कर दिया होगा, क्योंकि इसके सारे बेनिफिट हैं। लेकिन अगर देखो इसको ध्यान से, सोसाइटी एट लार्ज, वो बेनिफिट जो पूरी सोसाइटी को लार्ज में हो रहे हैं, ठीक है, लार्ज में हो रहे हैं, तो वैसे तो सारे ही बेनिफिट जो लार्ज में हो रहे हैं, देखो पोल्यूशन कम हो गया, सभी को फायदा हो जाएगा, मन आ गया इसका, पोल्यूशन कम हो रहा है, देखो सभी को बेनिफिट, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट, ठीक है। और इसका आ रहा है कि रूरल एरिया,
इसमें पूरे रूरल वाले लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो जो अप्रोप्रिएट है 1 और 4 है, बस तो बेनिफिट सारे ही हैं। जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट है वो 1 और 4 है। नोएडा टोल ब्रिज इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग बिल्ड ओन एंड ऑपरेट है। देखो भाई ये किसका क्वेश्चन है, ये है इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर ये इंटरनेशनल बिजनेस का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है ये। जब हम करते हैं कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं तो उसमें ये भी आता है, ठीक है। देखो मेट्रो सबने सुनी हुई है। अब मेट्रो इंडिया में बनी, लेकिन बाहर से लोग आए, उन्होंने क्या किया, मेट्रो को बनाया, फिर मेट्रो को ऑपरेट करके दिया, चलाना सिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो इंडिया वालों को दे के अपने वापस चले गए। भाई पैसा तो बहुत मोटा लिया उन्होंने, नो डाउट। क्या हुआ, बाहर से लोग आए, मेट्रो बनाई यहाँ पे इंडिया में। देखा भी होगा अगर आपने दिल्ली वगैरह में पिलर बनते भी, पिलर बन भी रहे थे मेट्रो के, अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, किसी ने देखा हो तो, ठीक है। मैंने तो देखा था जब पिलर वगैरह बन रहे थे, तो मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ, बनाया उन्होंने, उसको ऑपरेट चलाना भी सिखाया, और उसके बाद वो ट्रांसफर करके अपने कंट्री में गए। तो ये होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बोट कहते हैं जिसको, ठीक है। ये तो ब्रिज फाइनेंसिंग है। बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, भाई बनाई भी सी, अपने पास रख रहे हैं और वो चला भी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अभी ट्रांसफर नहीं की, अपने पास ही रखी और चला रहे हैं। बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसमें क्या हुआ, टोल का एग्जांपल है। जैसे गवर्नमेंट के पास क्या होता है, कई बार पैसा नहीं होता, तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। क्या कहती है कि आप ये रोड को बनाओ। देखो अगर जहाँ भी टोल टैक्स लगता है, आपने देखा होगा रोड बहुत ब्रॉड सी रोड होती है, बाकी जगह साफ सफाई हो चाहे ना हो, वहाँ साफ सफाई भी दिखेगी आपको, ठीक है। बाकी चाहे रोड्स पे मिले ना मिले साफ सफाई, जो टोल वाले एरिया में साफ सफाई भी दिखती है, देखना कभी ध्यान से। और रोड भी आपको ब्रॉड सी रोड मिलती है, साफ सफाई भी पूरी मेंटेन कर रखा होता है। तो गवर्नमेंट कहती है आप कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, आप ये लीजिए बनाइए, ठीक है, आप बनाइए, ठीक है। जितनी आपकी कॉस्ट लगी, ठीक है, आप उसके बदले में कॉस्ट को कैसे लोगे, हम नहीं देंगे, आप पब्लिक से लो टोल टैक्स लगा के। टैक्स तो सभी ने भरा ही होगा भाई, टोल टैक्स लगा के, ठीक है। तो टैक्स से वो अपनी कॉस्ट को रिकवर करते हैं, प्लस में बहुत बड़ा मार्जिन भी ऐड करते हैं। भाई 65 70 का टोल टैक्स क्या सेंस बनती है, 20 30 अच्छे लगते हैं टोल टैक्स देते हुए, 70 80 90 मजा भी नहीं आता टोल टैक्स देने में इतना, तो ठीक है। तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारी कॉस्ट लगी, हमने बनाया इसको, तो हमारा बनता है ये पैसा, ठीक है, प्लस में मार्जिन भी लेते हैं। जैसे ही ये क्या हो गया, पहले ये बिल्ड करेंगे, फिर अपने पास ये रख लिया इन्होंने, ऑपरेट अपना ऑपरेट भी करेंगे, ये अपने पास मालिक भी बनेंगे टोल टैक्स वाले। जैसे इनका पैसा कवर हो जाएगा, पूरे पैसे कवर हो गए विद मार्जिन, तो ये गवर्नमेंट को दे देंगे। ये होता है बूट, ठीक है, ये होता है बूट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स इज रिलेटिवली हायर ऑफ रेजिडेंट व्हेन कंपेयर्ड विद नॉन रेजिडेंट। ये DSSS में प्रीवियस पेपर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और एक बार यूपी के पेपर करवाया था, उसमें भी ये मैं करवा चुकी हूँ। रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, इनकी कंडीशंस होती है 182 डेज वाली। किसी ने नहीं देखा तो याद भी आ गया होगा, पढ़ा हुआ होगा ग्रेजुएशन में, 182 डेज रहा है या इंडिया में नहीं रहा, ये देखते थे ना हम, पिछले 4 इयर्स में कितने डेज रहा, फिर 10 इयर्स में, ये सब हम करते थे। ये तो मैं उसमें करवा चुकी हूँ ये। तो रेजिडेंट को हायर टैक्स देना पड़ता है, नॉन रेजिडेंट को कम देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि नॉन रेजिडेंट जो होता है वो काफ़ी टाइम फॉरेन में भी रहता है, ठीक है, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो ये गलत क्या रखा है उन्होंने, ट्रू सही है बात। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, ये बात भी सही है। टैक्स इंसिडेंस इज द लोएस्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। देखो अब ये ऊपर आ ही गया, देखो ये तो दोनों सेम बात ही है। देखो भाई अगर नहीं भी आता देख लो, ये दोनों सेम बात तो कह रहा है। ग्रेजुएटी और पेंशन इज पार्शली एग्जम्प्टेड, ये भी ठीक है, ग्रेजुएटी कुछ पार्शली एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। ये निकालते थे ना इतने डेज इतने दिन करके, जैसे निकालते थे इतने डेज की, ग्रेजुएशन में याद हो तो निकाली हो तो, ठीक है। ये भी सही, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें सारे ही ऑप्शन राइट है, ठीक है। Read the following statement and select the correct option. A company financial performance is dependent on the shares issued. देखो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी शेयर्स पे। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो उस पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। फाइनेंशियल मतलब सिंपल लगाओ पैसा, पैसा का मतलब कैश या प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आ रहा है कैश या प्रॉफिट। देखो डिपेंडेंट ऑन द लिक्विडिटी, कितना आपके पास कैश है और कितना आपके पास प्रॉफिट है। तो सी और डी हमारे राइट है। बट कुछ क्वेश्चन ना देखने खुद देखोगे ना, थोड़े से देखने में टफ लगते हैं, लेकिन करने में इजी होते हैं कुछ क्वेश्चन। तो इसीलिए थोड़ा सा ना, अगर ऐसा क्वेश्चन टफ लगे ना, अपने माइंड को रिलैक्स जरूर करना पेपर में, ठीक है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि टेंशन लोगे तो ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो टेंशन फ्री होकर पेपर करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। रिलैक्स करके करोगे तो ईजी लगेगा ये। वट इज द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एड। फॉरेन एड का मतलब है फॉरेन से आपको हेल्प मिल रही है,
क्या हेल्प मिल रही है, अब आंसर टिक ही किया हुआ है। इट इज मेड एक्सेसिबल ऑन कंसेशनल टर्म्स इन फेयरिंग दैट द पेस ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर एंड डेवलपमेंट टाइम फ्रेम। देखो भी आपको पैसा चाहिए था, आपको पैसा चाहिए उधार, ठीक है, आप लेने गए, 10,000 चाहिए आपको, उसने कहा मैं 10,000 दे दूंगा, 1,000 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, 1,000 महीने का क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। फिर आपने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, फिर आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपके फ्रेंड कहता है हाँ मुझसे ले ले कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10,000 दे दूंगा, ठीक है। तो फिर आपने कहा भाई वो 1,000 इंटरेस्ट लेगा, तो आपने ये तो उसको ये तो बताया नहीं कि मैं 1,000 इंटरेस्ट पे पूछ के आया हूँ, क्योंकि फिर वो कहेगा मुझे भी 1,000 दे दे। फिर आपने पूछा चल भाई ठीक है इंटरेस्ट बता कितना लेगा, थोड़े भाईचारे का लिहाज कर लियो। उसने कहा ठीक है चल कोई नहीं, तू कह रहा है तो कोई नहीं, मेरे को 400 रुपये इंटरेस्ट के दे दिए। यहाँ आप 1,000 पे कर रहे थे, यहाँ आपको वो चीज 400 में मिल गई, इसका मतलब आपका फ्रेंड ने क्या कर दिया, आपकी हेल्प। ऐसे ही फॉरन एड है, आपको क्या मिल गया जब कंसेशन मींस कम रेट पे मिल गया। द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ब्रीफली रीइंस्टेटेड फ्रॉम विच टू विच ईयर एज गोल्ड। देखो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। पहले गोल्ड चलता था, फिर बंद हो गया, फिर गोल्ड स्टार्ट हो गया, गोल्ड फिर बंद कर दिया, फिर करेंसी यूज होने लगी, क्योंकि गोल्ड की एक लिमिटेड रिसोर्स होता है गोल्ड, ठीक है। तो ये जो ईयर है ये याद कर रहे हो, 1925 से 31 पहले था, फिर बंद हो गया, फिर दोबारा रीइंस्टेटेड मीन दोबारा रीइंस्टेट हुआ दोबारा, ये 25 से 31 के बीच में हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में, अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स क्लास 12 में ये चैप्टर है। Which of the following performance of balance sheet of a company does require that figure of the previous year should be shown in separate column along with the figure of the current years। ठीक है, अभी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, देखो बैलेंस शीट बनाते हैं हम सभी को ये तो पता ही है, लाइबिलिटी साइड होगी, एसेट साइड होगी। इसमें हम जो डाटा ले रहे हैं प्रीवियस ईयर का भी ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का भी ले रहे हैं, साथ के साथ हम किस ईयर का ले रहे हैं, करंट ईयर का भी, दोनों ईयर्स के हम डाटा ले रहे हैं ताकि उनका कंपैरिजन कर सकें। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म। लेकिन आजकल वर्टिकल फॉर्म भी बनती है, आजकल वर्टिकल फॉर्म भी बनती है। इसमें एसेट और लाइबिलिटी हम हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखा रहे हैं ना, वर्टिकल में क्या होगा, पहले जैसे हमने एसेट्स दिखाई तो फिर उसी के नीचे ही लाइबिलिटी आ जाती है, ऐसे बनती है वो, ऐसे नीचे ही, ठीक है, वो वर्टिकल होगी। तो दोनों ही फॉर्म चलती हैं, वैसे वर्टिकल यूज होती है आज, ठीक है, बट ये बोथ है आंसर में दोनों ही। फॉर कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन केस ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी द रेलिवेंट डेट इज। देखो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। अगर आप इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, अभी फॉर्मेशन से पहले ही आपको प्रॉफिट हो गया तो उसको आप प्रॉफिट नहीं मानते, उसको क्या मानोगे, कैपिटल प्रॉफिट। वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस अभी आपने स्टार्ट ही नहीं करा, उससे पहले का प्रॉफिट हो रहा है तो वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। सिंपल से वर्ड में देखो, मैंने किसी का बिजनेस, रनिंग बिजनेस किसी का मैंने ले लिया, ठीक है, 9 लाख का बिजनेस था भाई, ठीक है, 9 लाख का बिजनेस था, मैंने 8 लाख में ले लिया, ठीक है, मुझे 8 लाख में मिल गया, तो देखो 1 लाख का मुझे फायदा हो गया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अभी बिजनेस चलाना स्टार्ट थोड़ा ना किया, बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं है, पहले का प्रॉफिट हो गया, वो उसको कहते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कब होता है, द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई इनकॉर्पोरेशन जब फॉर्मेशन हो रही है उससे पहले का प्रॉफिट क्या होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे। What is on x and y axis of the graph of product life cycle? ये क्वेश्चन भी गलत है, देखो देखो ये देखो, यहाँ पे y एक्सिस है, हम सेल्स दिखाएंगे, x एक्सिस है, हम टाइम दिखाएंगे, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेच्योरिटी है और डिक्लाइन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन है। ये किसने दिया था पीएलसी कंसेप्ट, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भाई किसने दिया था, जो भी DSSS का पेपर दे रहे हैं वो जरूर बताना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, किसने दिया पीएलसी कंसेप्ट, ठीक है। तो हमारा ये देखो इन्होंने उल्टा लिख दिया, एक्स पे सेल, तो हम कट कर देते हैं, हम एक्स पे दिखा देते हैं जी टाइम और वाई पे दिखा देते हैं हम सेल। एक्स सेटअप ए न्यू बिजनेस ऑन October 1st 1987 एंड डज नॉट क्लोज हिज बुक्स। देखो भाई ये कब की बात कर रहा है, 1988 की बात कर रहा है, अब टाइम क्या आ गया 2021। मैं तो सही बताऊँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे क्वेश्चन की सेंस ही नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती, ऐसे क्वेश्चन देने ही नहीं चाहिए, ठीक है। 89 और 90 की बात कर रहा है असेसमेंट ईयर की, ठीक है, अब 2021 आ गया, कितना चेंज आ जाता है देखो हर चीज़ में। और जो ये असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, और टैक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत जल्दी चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं। जो अब जो है टैक्स में अब जो मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट ईयर है वो आप 1 अप्रैल से लोगे 31 मार्च तक का, ठीक है।
तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। अक्टूबर 1 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसने बुक्स क्लोज ही नहीं करी, ठीक है, और डज नॉट क्लोज इज बुक्स ऑन मार्च 31 1988 तक क्लोज ही नहीं करी। बट विल बी द पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 89-90। देखो 89-90 एक साल हो गया, और अक्टूबर से मार्च, देखो अक्टूबर से मार्च ये कितना टाइम हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, 6 मंथ हो गए, अक्टूबर से मार्च सीधा 6 मंथ ही हो गए, ठीक है, और एक ईयर ये हो गया, तो 18 मंथ हो गया, ठीक है। वैसे ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए। विच मीडिया इज वेरी इफेक्टिव फॉर एडवर्टाइजमेंट बट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। देखो भाई कौन सा इफेक्टिव मीडिया होता है? इफेक्टिव मीडिया वही होता है जिसमें ऑडियो और विजुअल, ऑडियो प्लस विजुअल। देखो ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा, साइकोलॉजी में ऑडियो और विजुअल जिसमें दोनों चीज़ें यूज होती हैं, जिसमें दोनों चीज़ें यूज होती हैं वो हमारा मोर इफेक्टिव। रेडियो में सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, ठीक है। और एग्जीबिशन है ये लेस इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिव ये भी होता है बट टेलीविजन के कंपैरिजन में लेस होगा, ठीक है। और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है, टीवी पे ऐड वगैरह एक्सपेंसिव भी है। देखो मेरा यूट्यूब का एग्जाम्पल लो ना आप, इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल लो मेरा। देखो मैं क्वेश्चन की मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक्सप्लेनेशन भी डालूं, ठीक है। मैं ऐसे भी करवा सकती हूँ बिना एक्सप्लेनेशन के, मैं एक्सप्लेनेशन डालती हूँ। किस लिए डालती हूँ? सिर्फ इसी चक्कर में, ऑडियो प्लस विजुअल के चक्कर में, ताकि ज़्यादा इफेक्टिव बने, सिर्फ इसी चक्कर में मैं डालती हूँ। पर इसमें मेरे को देखो टाइम भी कितना लगता है, इसलिए मैं वीडियो 2-3 दिन में डालती हूँ, लेकिन कई बार जब एग्जाम होता है तो मैं रेगुलर भी डालती हूँ, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो यही कह रही है, एक्सपेंसिव भी और इफेक्टिव भी है टेलीविजन। When marketing practices are condemned for lessening rivalry, the analysis falls under which general space of social marketing issue। देखो अभी पहले तो पता होना चाहिए कि सोशल मार्केटिंग इशू होते क्या हैं, ठीक है। मेरा बिजनेस 10 की चीज मैंने आपको 16 में बेच दी, 10 की चीज नहीं 16 में, क्यों? मैं तो ज़्यादा ले लूँ ना, 22 में सेल कर दी मैंने, देखो मैं कितना मार्जिन अर्न कर रही हूँ, ठीक है। किस कोई और चीज़ बना नहीं रहा, मैं ही बना रही हूँ, तो एक्सप्लॉइट कर रही हूँ मैं। ये भी एक तरफ से क्या है, सोशल मार्केटिंग का इशू है। आप एक मार्केटर है, मिसलीड कर रहा है कस्टमर को, गलत एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ये सारे किसमें आते हैं? सोशल मार्केट इशू में। आई होप अब आप समझ गए होंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग। अब कह रहा है कि मार्केट पैसे कंडेमिंग फॉर लेसनिंग राइवलरी। अब इसमें बात किसकी चल रहा है? कॉम्पिटिटर की, राइवलरी की, कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है। देखो मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल। देखो मैंने आपको महंगी चीज दे दी, आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज ए होल, ठीक है। मैं जो गुड्स की क्वालिटी बना रही हूँ इतना बेकार गुड्स है, या मैंने कोई गाड़ी बनाई, इतना पोल्यूशन निकल रहा है, इतना पोल्यूशन निकल रहा है, तो उसका होल पे इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस। देखो अदर बिजनेस का मतलब क्या है? आपके कॉम्पिटिटर, आपकी राइवलरी, ठीक है। कैसे? देखो एक मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, मैं सेल कर रही हूँ 10 में, ठीक है, 10 में। आपका बिजनेस, आपने क्या किया, आप वो चीज़ सेल कर रहे हो 7 में, सेम क्वालिटी सब कुछ सेम है। आप देखो भी सिंपल सा फंडा है, कस्टमर मेरे से लेंगे या आपसे लेंगे? सिंपल सा फंडा है, कस्टमर किससे लेंगे? आपसे लेंगे। मेरा तो बिजनेस ठप कर दिया भैया आपने, ठीक है। ये होता है, ये सोशल मार्केटिंग इशू है। जब एक क्या करता है, कॉम्पिटिटर आपका बहुत कॉस्ट कम कर देता है, कॉस्ट पे ही चीज़ दे रहा है वो, और आप उससे थोड़ी महंगी दे रहे हो, तो लोग आपसे नहीं लेंगे, लोग उससे लेंगे। तो ये है मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस पे क्या पड़ गया? मार्केटर का इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। ये सोशल इशू में आ जाते हैं सारे। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ना भाई? जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है, मोटिवेट क्या करो, बिजनेस पढ़ रहे हो, ठीक है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी करो, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। और देखो मैं भूल जाती हूँ, मेरे को ना पढ़ाना इतना अच्छा लगता है कि मैं पढ़ाने में ये भूल जाती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ, इसलिए मैंने सारे ये आइकन बना रखे हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने पहले टेलीग्राम के बारे में मैं बताना ही भूल जाती थी, इसलिए मैंने टेलीग्राम का आइकन बना लिया कि पढ़ाते पढ़ाते मैं याद मत हो जाऊँ, कि मुझे याद रहेगी, मुझे ये भी बताना है, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, जो आप पढ़ रहे हो अगर आपको लगता है आप भूल रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, शॉर्ट नोट्स जो क्या करेंगे, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे ये, ठीक है, रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, एक बार ये आपकी एसेट ही है, अगर आपने एक बार बना लिए, टाइम जरूर लगेगा, बस बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसका, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।